नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का कि इतने मनोयोग के लिए आपने हमारी वीडियो का आनंद लिया, वीडियो को देखा। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आप सभी का कि आपने इतना सपोर्ट किया हमारी वीडियो का। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलता हूं। मित्रों, विगत कुछ 4-5 दिन से ये वीडियो एब्सेंट रही, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कारण रहे, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हमारे पास उपलब्ध रहे। तो आज हम फिर से जो हिंदी साहित्य का इतिहास हमने चला रखा था, जिसमें भारतेंदु युग हमने कंप्लीट कर दिया था, द्विवेदी युग स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन फिर मेरा एक दिमाग में बात आई कि जो सबसे और इम्पोर्टेंट है वो है छायावादी युग। इसके कभी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं, तो मैंने सोचा कि छायावादी युग को पहले कराऊं और द्विवेदी युग को उसके बाद कराऊं। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? तो हमें तो क्रम से पढ़ना है, कैसे भी पढ़ लें। तो आज मित्रों हम स्टार्ट करें छायावादी युग या छायावाद। सबसे पहले हम छायावाद की चर्चा कर लेते हैं। तो आप सबको पता है मेनली जो इसकी आरंभ है वो 1918 से और 1936 तक माना जाता है। इस युग के कवि जो थे, लेखक जो थे, इन्होंने, ये जरूरी नहीं कि इन्होंने छायावाद की कविता लिखी हो। यूँ तो रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, और उन्होंने एक कविता लिखी थी, जैसे मैं कहूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ में निराला, पंत, वर्मा, ये जो 4 आधार स्तंभ थे। अब निराला की एक कविता थी 1916 में जो प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था जूही की कली। अब ये थोड़ी है, अब ये वैसे द्विवेदी युगीन काव्यों में चली गई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अधिकतर जो 4 आधार स्तंभ थे, उन्होंने इस छायावाद का आधार स्तंभ रखा। तो मित्रों आज हम स्टार्ट करते हैं कि छायावाद क्या है। इस काल के आसपास साहित्य में शुरुआत देख लें आप इस छायावाद की, कि 1918 से 1936 यानी छायावाद का जो समय था, इसके आसपास साहित्य में एक नए मोड़ का आरंभ हो गया था, जो पुरानी काव्य पद्धति को छोड़कर एक नई काव्य पद्धति के निर्माण का सूचक था। निराला की जूही की कली या मैं जो कहूँ पंत की पल्लव जो 1920 के आसपास आ चुकी थी, ये सब उस समय की घटनाएं थी या उस समय की कविताएं थी जिनमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। इसी युग में और भी कवि थे जो अपने युग के आंदोलन में सक्रिय भाग लेते थे और कविताओं की दृष्टि से उनको नवीन चेतना प्राप्त करते थे। तो आज सबसे पहले कहूँ मैं कि छायावाद है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, किन किन लोगों ने इसका रूपांतरण किया, कैसे कैसे लोगों ने इसको परिभाषित किया, किस हिसाब से इसको परिभाषित किया, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। विशेषकर छायावाद में जो प्रवृत्ति मिलती है वो मिलती है स्वच्छंदतावादी। और इस युग की एक जो प्रमुख प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको आपको फोकस रखना है, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य का सृजन। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य का सृजन इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति पाई जाती है। अब मैं आपको बात बताता हूँ। इससे पहले जैसे मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं सबसे पहले इसकी छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। मित्रों, जो आपको किताबों में तो है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, ध्यान रखना। सबसे पहले जो प्रयोग किया वो ध्यान रखना, उसका नाम है मुकुटधर पांडे। क्या नाम है? मुकुटधर पांडे। अब देखो इसका अर्थ लोगों ने किस किस रूपों में लगा दिया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसकी परिभाषा भी आपको अलग अलग कवियों के हिसाब से अलग अलग बताऊँगा।
तो देखो मुकुटधर पांडे ने इस छायावाद को संबोधित किया किसके? रहस्यवाद से। और अब ये परिभाषा जैसे हमें रहस्यवाद का संबोधित नाम आएगा, ये परिभाषा से रिलेटिव है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। रहस्यवाद, नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा था? वो नंद दुलारे वाजपेयी, देखो इसने क्या कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा था? इस छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भाव। आध्यात्मिक छाया का भाव, ये नंद दुलारे वाजपेयी ने हमको बताया था। सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने इसका प्रयोग किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था कि इसमें आध्यात्मिक छाया का भाव है। एक नाम था सुनील कुमार। क्या नाम था? सुनील कुमार। इन्होंने तो क्या कहा? अस्पष्टता का प्रयोग कहाँ किया इन्होंने? छायावाद में, अस्पष्टतावाद। और उसके बाद एक और नाम आता है मित्रों, और वो मित्रों नाम है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने तो दो अर्थों में इन्होंने तो कहा था छायावाद को हमें दो अर्थों में समझना पड़ेगा। वो मैं परिभाषा में आपको लिखाऊंगा। एक तो रहस्यवाद के रूप में उन्होंने बताया था कि जिसमें व्यक्ति किसी भी चीज़ को, परमात्मा को भी अपने प्रेमी के रूप में, आलम्बन के रूप में चित्रित करता है, वो लिखाने की बात है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा था, शुक्ल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने छायावाद को शैली व चित्र के रूप में अपनाया था। शैली व चित्र का भाव जहाँ होता है वो, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो द्विवेदी युग के जनक थे, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक, मैन एडिटर, उन्होंने कहा कि ये जो है अनियोक्ति पद्धति पर आधारित है। छायावाद जो है अनियोक्ति पद्धति पर आधारित है। ये कुछ बातें छायावाद के ऊपर कि जिसे अर्थ क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, किस रूप में शब्दों का तोड़ मरोड़ करके जो बात इन्होंने पेश की थी, वो छायावाद में इन लोगों ने की थी। नंद दुलारे वाजपेयी ने, मुकुटधर पांडे ने जो सबसे पहले प्रयोग किया था, सुनील कुमार अस्पष्टतावाद कहा था, अनियोक्ति पद्धति महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये शैली व चित्र का भाव इसमें पाया जाता है। तो मित्रों, प्रकृति में आत्मा के दर्शन होते ही इसकी विशेषता थी छायावाद की। इतिवृत्तात्मकता का वर्णन यहाँ हो गया था, और कविता में कलात्मकता का वर्णन यहाँ किया जाता था। व्यक्तिवाद की यहाँ प्रधानता थी, श्रृंगार की भावना थी, नारी के प्रति नवीन भावना थी, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। ये छायावाद की प्रमुख विशेषताओं की तरफ अपन अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले इनके बाद अपन चलते हैं 1918 से 1936 का हो गई। ये हमारी मेन चीज़ जो हमने छायावाद के शब्द का, छायावाद शब्द की बात है। अब अपन देखें कि इन कवियों ने, इन लेखकों ने इनकी परिभाषा किस तरह दी छायावाद की। तो सबसे पहले ना मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही नाम लिख लेता हूँ। लिखना है आपको, ये छोटी चीज़ नहीं है मित्रों, बहुत काम आएंगे। कॉपी अच्छी बनाना आगे तक काम आएंगे। ये नहीं है कि ये 12वीं के लिए ही काम आए, कोई ज़रूरी नहीं, 12वीं में तो है ही, लेकिन जो भी आप आगे चल करके आपसे भी रिलेटिव जो भी रेट दे रहे हैं या जो भी पटवारी भी दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन का हा, तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखें साहब, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, क्या कहा था? किसी कविता के भावों की छाया, गौर करना मेरी बातों पर, किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यंत्र, अन्य प्लस अत्र, यानी दूसरी जगह जा करके पड़े,
तो उसे छायावादी कविता कहा जाता है। ध्यान रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावादी कविता की क्या परिभाषा दी है। किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहते हैं। लिखें, किसी कविता के भावों की छाया किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर के पड़े अन्यत्र जा करके पढ़े तो उसे छायावादी कविता कहते हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावादिता की परिभाषा दी। और डॉक्टर नगेंद्र ने ये कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा थी जो डॉक्टर नगेंद्र ने दी थी। ये छायावाद का मार्का बन गया, डॉक्टर नगेंद्र। ये सबसे उत्तम और जो आज फिक्स जो परिभाषा उनके लिए हो गई है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने दी थी, वो मानी गई है। तो देखिए क्या कहा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद लिखना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और अब किसी ने तो ये भी कहा था, इस सार का अपन जैसे कहें कि आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगी तो उसे छायावाद कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है। देखिए सार रूप में, आत्मा की छाया, बस ये आप छायावाद का ये सरल है, इसके आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे तो उसे छायावाद कहेंगे। ये निचोड़ है छायावाद का सरल रूप है कि आत्मा की छाया यदि परमात्मा पर और परमात्मा की छाया यदि आत्मा पर पड़ने लगे तो हम उसे छायावाद कहेंगे। क्या कहेंगे? छायावाद कहेंगे। उसके बाद एक परिभाषा आई थी साहब, और वो थी जयशंकर प्रसाद के अनुसार। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ये छायावाद के आधार स्तंभ में प्रसाद हुए, पंत हुए, निराले हुए और महादेवी वर्मा हुई, चार जिनको आधार स्तंभ माना जाता है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा था, जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी
तो हिंदी में उसे अनुभूति होने लगी तो हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाने जाना लगा। तो हिंदी में उसे छायावाद के नाम से जाना जाने लगा। ये अब एक और परिभाषा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी, मैंने कहा था इसका अर्थ अपन दो रूपों में देखते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी देख लेते हैं, सब पूछ लेते हैं ना कभी कभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि छायावाद का शब्द दो अर्थों में समझना चाहिए। कितने अर्थों में? दो अर्थों में। छायावाद शब्द का अर्थ रामचंद्र शुक्ल ने कहा था दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में। और वो रहस्यवाद के अर्थ में क्या है कि जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात कवि जो है, अब ध्यान से सुनना, कवि उस अनंत जिसका कोई अंत नहीं, अज्ञात जिसको अपन ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत और अज्ञात अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर बहुत ही चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। ये तो रहस्यवाद के रूप में हुआ। और दूसरा अर्थ बताया था, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में उन्होंने छायावाद का अर्थ बताया। मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं ना। फिर बोर्ड नीचे से दिखता नहीं है ना, इसलिए। पहले अर्थ इस काव्य वस्तु से कि जहां कवि उस अनंत और अज्ञात, अब याद ध्यान रखना, अनंत और अज्ञात केवल परमात्मा है और परमात्मा को क्या माना है? प्रियतम। तो प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में, आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अत्यंत प्रेम की अत्यंत, जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर
अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजन करता है। ये तो रहा पहला अर्थ रहस्यवाद के संबंध में। और दूसरे के लिए उन्होंने क्या कहा, दूसरों के लिए उन्होंने ये कहा था दूसरे पद में कि छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग, छायावाद शब्द का छायावाद शब्द का जो दूसरा प्रयोग था, छायावाद शब्द का जो दूसरा प्रयोग था वो काव्य शैली या पद्धति विशेष, पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये छायावाद के हमने आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, जयशंकर प्रसाद के अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई छायावाद की, उन्होंने किस किस रूप में परिभाषित किया था। अब इन्होंने विशेषकर छायावाद की जो विशेषताएं थी, वैयक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्टता और अस्पष्टवादिता, 5 विशेषताओं का चित्रण, अधिकतर विशेषताएं काफ़ी थी लेकिन विशेषकर जो इनकी विशेषता थी वो 5 विशेषताओं का चित्रण छायावाद में किया गया। तो 5 विशेषताओं का विशेषकर चित्रण छायावाद में देखा गया। मेनली जब बाधा बता रहा हूँ मैं आपको ना, अब वो 5 विशेषता इसकी प्रवृत्ति जो है वो विशेषता मानो चाहे प्रवृत्ति मानो, कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले वैयक्तिकता, व्यक्तिवादिता, नंबर 1 वैयक्तिकता, यानी मैं कहूँ व्यक्तिवाद की प्रधानता इसमें सबसे ज़्यादा थी। जो प्रमुख प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं अपन, व्यक्तिवादिता की सबसे ज़्यादा व्यक्तिवादिता की प्रधानता। सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस इस युग में ज़्यादा बताई गई थी। स्वतंत्र चेतना बहुत ज़्यादा इस युग में आ गई थी। रहस्यवादिता, अस्पष्टता, अस्पष्टतावाद और एक है हमारी शैलीगत वैशिष्ट। ये इसकी 5 प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता थी। और भी कुछ थी, उनकी भी अपन देख लेते हैं इस युग में और कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी। प्रवृत्तियां और देखते हैं। श्रृंगार की भावना विद्यमान थी। श्रृंगार की भावना, और एक थी नारी के प्रति नवीन भावना। इस युग की विशेषता थी नारी
का चित्रण बदल गया था। पहले उसे भोग की वस्तु माना जाता था, अब उसके प्रति भावना बदली थी। इस युग में नारी के प्रति नवीन भावना और अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, परमात्मा को आत्मा को परमात्मा, परमात्मा को आत्मा, प्रेयसी बना लिया, प्रियतम बना लिया। अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, ये कविता का जो कलात्मक पक्ष है को प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ थी कविता के कलात्मक पक्ष की उत्कृष्टता इस युग में हमें ज़्यादा मिली थी साहब। और इस युग की सबसे एक प्रमुख प्रवृत्ति जो थी, और वो मैं आपसे ये कहूँ, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य का सृजन। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य का सृजन। मित्र, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख प्रवृत्ति इस युग की है साहब। आप अपनी कॉपी में इसे और अंडरलाइन करके लिख लें। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। छायावाद कब से कब तक, द्विवेद युग के बाद इसका स्टार्ट होना, 1918 से 1936 की अवधि। कल की जो वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे, जो 4 आधार स्तंभ इस युग के हैं, जिनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो रिलेटिव टू अकॉर्डिंग टू कोर्स जो है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे मित्रों। वैसे तो छायावाद काफ़ी बड़ा है, उसकी अपन कैसे चर्चा नहीं कर सकते ज़्यादातर, लेकिन मैंने मेन चीज़ें आपको बताने की कोशिश की अपने हिसाब से और आप लोगों के फ़ायदे के हिसाब से। मुझे दीजिए आज्ञा, कल की वीडियो में हम फिर नए सिरे से छायावादी कवियों के रूप में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।